हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए, या जो एग्रीमेंट है, उसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस, हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। जैसे मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है पढ़ाई करना, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। और कंसिडरेशन क्या है? जो आपने फीस दी। तो दोनों चीजें लॉफुल है। अगर दो में से कुछ भी अनलॉफुल है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, या बच्चों अनलॉफुल कंसिडरेशन, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे और ये कंप्लीटली वॉइड होगा। इसका कोई रिमेडी नहीं सर, इलीगलिटी का कोई रिमेडी नहीं। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, इट इज कंप्लीटली वॉइड। ये पूरे तौर पर बच्चों वॉइड होगा। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य और कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल, राइट। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया ए और बी ने, इसने इसको पैसे दिए और कॉन्ट्रैक्ट इज टू किल सी, सी की हत्या करेगा बी और ए उसको पैसा दे, तो इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, इलीगल है मर्डर करना, तो मेरे ख्याल से। अब बच्चों ए टीचेस बी, तो यहां तो ऑब्जेक्ट लॉफुल है, लेकिन बी इसको फीस के बदले में अफीम दे रहा है, ओपियम। अफीम नाम सुना होगा बच्चों आप लोगों ने। अच्छा, देखिए, तो इसका कंसिडरेशन अनलॉफुल है। और देखिए, सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं यही कह सकता हूं बच्चों कि ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट्स एब्सोल्युटली वॉइड है, पूरे तौर पर वॉइड है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी लीगल सिग्निफिकेंस नहीं। सर, इसके अलावा जब अनलॉफुल होगा तो इंडियन पिनल कोड में पनिशमेंट अलग मिलेगा। आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत अलग पनिशमेंट होगा, मर्डर है, किडनैपिंग है, व्हाटएवर। तो देखिए, कब अनलॉफुल माना जाएगा? जब फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फॉरबिडन का क्या मतलब होता है बेटा? फॉरबिडन का मतलब होता है प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित। मतलब कानून ने किसी चीज को प्रतिबंध किया हुआ है, मतलब फॉरबिडन किया हुआ है, मतलब प्रोहिबिट किया हुआ है। सर, लाइक मर्डर करना, किडनैपिंग करना, इस प्रकार की सभी चीजें फॉरबिडन बाय लॉ होती हैं। दे ऑल आर फॉरबिडन, प्रतिबंधित है। ठीक है सर, अभी गवर्नमेंट कुछ चीजों को कभी कभी बैन कर देती है। हाँ, बैन वर्ड भी यूज हो सकता है, बैंड बाय लॉ। तो
कभी कभी गवर्नमेंट भी चीजों को बैंड कर देती है, प्रतिबंधित कर देती है। जैसे सर कोई मूवी बैन कर दिया, कभी कोई किताब बैन कर दी, कुछ चीजों की खरीद फरोख्त मतलब परचेज सेल बैन कर दिया। और अब अगर वो काम करोगे तो बताओ लॉफुल होगा कि अनलॉफुल होगा? सर अनलॉफुल होगा। दूसरा है डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। मतलब एज सच तो कानून ने मना नहीं किया, एज सच वो चीज लॉ से फॉरबिडन नहीं है, लेकिन अगर अलाउ करी जाएगी तो दैट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। उसका इफेक्ट वही होगा। इफ यू रिमेंबर, कल मैंने एग्जांपल लिया था कि ए ने बी को अपना बच्चा बेचा, फॉरबिडन बाय लॉ, कानून प्रतिबंध किया हुआ, बच्चे नहीं बेच सकते हो आप। और सर अगर उसने अडॉप्शन पे दिया और बदले में पैसे ले लिए तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली इट इज द सेम थिंग, फ्रॉडुलेंट है। फ्रॉडुलेंट क्या चीज? कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट। ये सब कल डिस्कस किया था मैंने आपसे। इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इमोरल, अनैतिक। और क्या था बच्चों? अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। In each of these cases, the consideration or object is unlawful, and agreement जिसका object या consideration unlawful है is void। सर एग्जाम्पल दिए, पहला ABC enter into agreement for division among them of gains acquired by them by fraud। ओके, ABC तीन चोर है, आपस में एग्रीमेंट किया है कि फ्रॉड करेंगे भैया, और जो भी उससे पैसा मिलेगा, जो भी आमदनी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉड। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रॉड। इसका उद्देश्य फ्रॉड है। सर ये लोग आपस में फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, ये तीन चोर हैं, एंड दे हैव एग्रीड टू मेक ए फ्रॉड विद समबडी एल्स, और उससे जो मिलेगा वो बांटेंगे। तो ऑब्जेक्ट इज फ्रॉड, एंड वेयर द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉड इट इज फ्रॉड। सेकेंड, ए प्रोमिसेस टू बी टू अबंडन ए प्रोसिक्यूशन which he had instituted against B for robbery। सर ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी हम लोग आगे पढ़ेंगे। वन ऑफ द पॉइंट इज स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। सर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब ये होता है कि जो गलत काम हुआ उसका पनिशमेंट अगर है और वो फाइन देके नहीं छूट सकता तो पनिशमेंट होना चाहिए। एंड इफ somebody is avoiding that punishment by making payment in money, so that is stifling prosecution. Let me explain. A ने B का मर्डर कर दिया, गलती से हो गया या जो भी हुआ, बट A मर्डर्ड B, बहुत बढ़िया। अब B के जो घर वाले थे, लीगल ईयर्स वगैरह, उन्होंने इस पर सूट फाइल कर दिया, मुकदमा कर दिया। सही करा। अब एक दिन ए ने इन लोगों से कही, भैया ऐसा है, देखो
तुमने मुझ पे मुकदमा तो कर दिया, मैं जेल भी जा ही रहा हूं, सजा हो जाएगी मेरे को, हो सकता है फांसी हो जाए, पर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा बंदा तो चला ही गया। तुम अपना मुकदमा वापस कर लो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अपना मुकदमा वापस ले लो और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। और ये बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, इन्होंने सोचा यार देखो उसको सजा जरूर हो जाएगी पर हमें क्या मिलेगा, बात तो सही है, और हम मुकदमा वापस ले लें तो 10 लाख रुपए दे रहा है। तो ये क्या है? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। सर मर्डर एक ऐसी क्राइम है, फॉरबिडन बाय लॉ है, विच मस्ट बी पनिश्ड। सर ऐसा तो नहीं होता ना कि आप मर्डर कर दो, पैसा दे दो, खत्म हो गया। सर इफ द लीगल ईयर्स ऑफ बी एग्री विद ए कि ठीक है भैया पैसे दे दो और हम मुकदमा वापस ले रहे हैं, हमारी तुम्हारी दुश्मनी खत्म, लाओ पैसे दो। सो दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज कवर्ड इन स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। सर ये प्रोसिक्यूट हो रहा है, इसको जेल की सजा हो रही है, इंप्रिजनमेंट हो रहा है, और नेचर ऑफ द क्राइम देखिए, इट इज वेरी सीरियस एंड इट कैन नॉट बी स्टिफल्ड, इट कैन नॉट बी पार्डन्ड। माफी नहीं हो सकती इसकी पैसे दे करके। एंड इफ somebody agrees to stifle this kind of prosecution, it is wrong, it is against the law and it is opposed to public policy and unlawful and void. अब देखिए मर्डर नहीं हुआ, रॉबरी हुई, डकैती। इफ यू रिमेंबर दैट गब्बर सिंह, भाइयों बहनों, गब्बर सिंह एक बहुत बड़ा डाकू था। तो अभी यहां पे बी ने रॉबरी की, ए के यहां पे की, अब ए ने इस पे मुकदमा कर दिया, या ये जेल जा रहा है, ये कह रहा भैया मुकदमा वापस ले लो, अपना माल वापस ले लो। वाह, क्या है? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। रॉबरी छोटा मोटा क्राइम है कि पैसा देके उससे निपटा लो, नहीं ना सर, इट कैन नॉट बी स्टिफल्ड, इसमें माफी नहीं हो सकती। एंड ऑल दीज एग्रीमेंट्स आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, unlawful, hence void. So it is point number 2. A promises to be to abandon a prosecution, मुकदमा वापस ले लेगा, which he had instituted against B, जो कि उसने B पे किया for robbery, और in consideration thereof B उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। Agreement is void. कारण बच्चों, because it is against the public policy, it is covered in the definition of stifling prosecution. So these are two examples unlawful के। और जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल है या मेरा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, दैट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट void, illegal, hence void. Section 10 provides for legality of consideration and object. Section 23 states that every agreement जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है बच्चों या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, इज void, उसे void माना जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, A promises to obtain for B an employment in public service, उसको सरकारी नौकरी दिलवाएगा और बी बदले में 1 लाख रुपया देगा। तो बेटा सरकारी नौकरी पैसे दे करके मतलब मिल रही है, अब देखो रिश्वत दे करके जॉब मिल रही है, सर अनलॉफुल है कि नहीं? कानून तो यही कहेगा अनलॉफुल है, एंड इट इज वॉइड, कंसिडरेशन इज वॉइड। सर इट इज ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट ऑफिस, you cannot get the government job by paying some bribe or some money.
देखो प्रैक्टिकली हो सकता है कहीं ऐसा होता हो, मुझे नहीं मालूम, परंतु लॉ तो अलाउ नहीं करेगा ना। ठीक बात है। नेक्स्ट सर, क्या क्या अनलॉफुल है, नाउ एक एक चीज को दिया हुआ है, राइट। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब कोई भी ऐसा कार्य बेटा जो किसी भी लॉ से, देयर आर सो मेनी एक्ट्स इन इंडिया, प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, प्रतिबंधित है, वो सब क्या है? वो सब अनलॉफुल है। सर दीज आर पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट, स्टैट्यूट माने लॉ, एज वेल एज प्रोहिबिटेड बाय रेगुलेशंस और ऑर्डर। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, रेगुलेशन है, लॉ है, और वहां से प्रोहिबिट किया हुआ है, तो ऐसे केस में बच्चों ये क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा। आई थिंक सिंपल है। सर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहां पे, इस एग्जाम्पल को प्लीज स्किप कर दीजिएगा, ये गलती से रह गया मेरे से, ये हटा दीजिएगा। सर इसमें इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है, कई किलोमीटर लंबी स्टोरी लिखी है, और उस स्टोरी के बाद में लास्ट में जाके लिखा है कि ये जो है ये वैलिड है। मतलब एग्जाम्पल इस चीज का है ही नहीं, तो इसको प्लीज पढ़िएगा भी मत, आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए स्किप करा रहा हूं। नेक्स्ट, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो जो हमारा कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है बच्चों, दैट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, मतलब कि वो कानून को डिफीट करेगा। सर एक्चुअली वो मना नहीं किया हुआ है, एक्चुअली वो मना नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर अलाउ करें तो दैट वुड डिफीट द लॉ, मतलब वो लॉ के खिलाफ हो जाएगा। ये तो बैंड है, डायरेक्टली प्रोहिबिटेड है, और ये बैंड नहीं है, लेकिन है वैसा ही कुछ। सर उसी काम को हम घुमा फिरा के कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर द एग्जाम्पल जो कल दिया था मैंने, क्या दिया था बेटा? जैसे सेल ऑफ चाइल्ड, बैंड है सर, फॉरबिडन है, अरे बच्चे थोड़ी बिकते यार। दूसरा क्या है? एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, फॉर कंसिडरेशन। दादा इजंट इट सेल ऑफ चाइल्ड? ये भी तो बात वही हो रही है। तो इसलिए इसको डिफीट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ मानेंगे। ये डिफीट ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ है, और ये सर अनलॉफुल है, क्योंकि इसका जो मकसद है वो अल्टीमेटली यही है। अगर इसको अलाउ कर दें तो जो मेन प्रोविजन है वो डिफीट हो जाएगा। जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि भाई इस प्रकार से इंसान की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, वो इंटेंशन डिफीट हो जाएगी, तो ये गलत है। सर डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ मस्ट बी टेकन एज लिमिटेड टू डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ। मतलब जो लॉ की इंटेंशन है, हम उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। जो लीगल इंटेंशन है हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। इंटेंशन क्या है? कि इंसान की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। इंसान कोई वस्तु नहीं है कि आपने बेच लिया, खरीद लिया, प्रतिबंधित किया है। एडॉप्शन अलाउड है, लेकिन पर फॉर कंसिडरेशन अगर अलाउ कर देंगे तो बेटा अल्टीमेटली इट इज सेल और परचेस, एंड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। द कोर्ट लुक्स एट द रियल इंटेंशन। सर इंटेंशन देखेगा पार्टीज की क्या है, और इंटेंशन को समझ के द कोर्ट विल डिसाइड। इफ इंटेंशन इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, तो कोर्ट विल नॉट एनफोर्स इट, मतलब ये क्या हो गया? वॉइड हो गया। सर इसी प्रकार से जैसे डेटर नॉट टू प्लीड लिमिटेशन, डेटर
not to plead limitation. सर आपको याद होगा एक कानून है लिमिटेशन एक्ट, और मैंने बताया था 3 साल बाद डेटर ये कह सकता है कि भाई लिमिटेशन पीरियड लग गया, अब पैसे नहीं देंगे. अब हमने एग्रीमेंट कर लिया डेटर से कि लिमिटेशन को वो प्लीड नहीं करेगा, मतलब वो ये नहीं कह सकता. तो आप तो लॉ के खिलाफ एग्रीमेंट कर रहे हो. इफ द लॉ इज गिविंग यू ए राइट दैट यू कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग, ओके, एंड यू आर स्नैचिंग दैट राइट फ्रॉम समबडी, तो इजंट इट डिफीट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ? सर सोचो, अभी जैसे आप लोग सीए में आर्टिकलशिप करोगे कि नहीं करोगे? होएगी. कितने साल की? 3 years. अब इसमें क्या है कि आपने आर्टिकलशिप मिस्टर एक्स के पास ज्वाइन किया. अब मिस्टर एक्स से आपकी बात बन नहीं रही है, मे बी आपको अच्छा नहीं लग रहा, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, and you want to join somewhere else, तो you can take transfer in first year. सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ट्रांसफर नहीं मिलेगा, फर्स्ट ईयर में ले सकते हो. अब उनको छोड़ के कहीं और चले जाओ, 8 महीने बाद आपने इनको छोड़ दिया, तो बची हुई 2 साल 4 महीने की ट्रेनिंग किसी भी दूसरे सीए के यहां हम कर सकते हैं. Now this is the legal provision. Okay. The article has the right to ask for the transfer in first year of articleship, but he cannot ask the transfer in second or third year. Okay. अब मेरे पास एक आर्टिकल आया बच्चों, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने एक आर्टिकल रखा और उससे लिखवा के ले लिया कि आई विल नॉट आस्क फॉर ट्रांसफर इवन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो राइट ही नहीं है, और फर्स्ट ईयर में आई रिफ्यूज्ड कि मैं नहीं दूंगा, और लिखवा लिया उस बच्चे से मैंने. अब आप देखो, isn't it defeat of the provision of the law? The law is giving him a right of transfer, and मैं उससे लिखवा के ले रहा हूं कि he is abandoning his right. तो आई एम डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ. जस्ट लाइक ऐसा ही कुछ है बच्चों, ये बेईमानी कर रहा हूं मैं उसके साथ में. सर एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं इसको, और दिस इज क्लियर कट एक्सप्लॉयटेशन जो कि यहां पर हो रहा है, एंड इट शुड नॉट बी अलाउड. दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट शुड नॉट बी अलाउड. आप उसके हक मारे ले रहे हो. सर ऐसी डेटर नॉट टू प्लीड लिमिटेशन, व्हाट इज दैट? इट इज डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ. कानून ने उसे राइट दिया कि लिमिटेशन के बाद वो पैसे नहीं देगा. आप कैसे उससे लिखवा के ले लोगे कि ही विल नॉट प्लीड द लिमिटेशन, है ना? सर थर्ड पॉइंट, व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट. क्या चीज फ्रॉडुलेंट है? कंसिडरेशन और सर जी ऑब्जेक्ट. तो एग्रीमेंट विच आर एंटर्ड इनटू टू प्रमोट फ्रॉड, फ्रॉड के लिए कर रहे हैं. जैसे सेल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ स्मगलिंग. सेल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ स्मगलिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल. स्मगलिंग थोड़ी अलाउड है. प्राइस ऑफ गुड्स सो सोल्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड क्योंकि अनलॉफुल. इलीगल इज वॉइड. अरे माना इन्वॉल्व्स इंजरी टू ए पर्सन, द नेक्स्ट पॉइंट, और प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन. तो बच्चों ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल समवेयर. अब देखिए, मान लीजिए एक फिल्म एक्टर है, इसका कुछ भी नाम है हमें नहीं पता. अब एक और एक्टर है, ये बड़ा स्टार है. सर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो मूवीज बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर एक्स, प्रोड्यूसर वाई, प्रोड्यूसर जेड, ये लोग मूवी बनाते हैं. इस एक्टर ने इसको बोला भैया इसको मूवी में नहीं लेना है, इसको भी बोला भाई इसको नहीं लेना है, भाई इसको नहीं लेना है, और इसकी सब मानते हैं.
दे एग्रीड विद हिम कि ठीक है नहीं लेंगे, और सर दिस इज इंजरी टू पर्सन, कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का हुआ, भी आजकल चल रहा है कुछ नेपोटिज्म बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, आई डोंट नो. इंजरी टू पर्सन, द ऑब्जेक्ट इज इंजरी टू पर्सन. सर अगर किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का हम एग्रीमेंट किए हैं, ए और बी आपस में एग्रीमेंट किए हैं, जिसमें वो किसी भी प्रकार से सी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है, ये अनलॉफुल है. सी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये अनलॉफुल है. तो जनरल टर्म इंजरी मींस क्रिमिनल या रॉन्गफुल हार्म. ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल क्योंकि इंजरी टू पर्सन है. तो बच्चों, एग्रीमेंट टू प्रिंट ए बुक, प्रिंट ए बुक इन वायलेशन ऑफ कॉपीराइट. सर आपने एक बुक लिखी, यू आर द ऑथर ऑफ ए बुक, ठीक है, उसके ऑथर कौन हो, आप हो. आपने किताब लिखी, हाउ टू पास सीए इन 45 days. You wrote a book and you are the author of the book. सब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा एग्जाम्पल है. नाउ अब आपने बुक लिखी, बहुत अच्छा काम किया बच्चों, तालियां बजनी चाहिए इस बात पे, और खूब बिक रही है मार्केट में, और अच्छी बात है, दैट इज गुड, ग्रेट. अब फिर क्या हुआ कि जब बुक आपने लिखी और मार्केट में भी खूब बिकने लगी, तो एक दिन आपने मेरे को फोन किया कि सर जी वो हमने किताब लिखी है और बड़ा बिक रही है सर, आपने पढ़ी? मैंने कहा बेटा मेरे पास बुक नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी. तो आपने कहा सर मैं भिजवा देता हूं. अब ये तो नहीं कहोगे ना, मतलब इतने बदतमीज तो नहीं हो जाओगे कि सर खरीद लो पढ़ लो. तो आपने कहा कि सर मैं आपको बुक की एक स्पेसिमेन कॉपी भिजवा देता हूं, आप पढ़ के देखो, रिव्यूज दो अपने. ठीक है भैया. अब आपने मुझे इसकी एक कॉपी सेंड कर दी. ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे तो नहीं मांगोगे ना एक कॉपी के. ओके. अब बच्चों मैंने क्या करा, उसकी फोटो कॉपी बना बना के बेचना शुरू कर दी. सर दिस इज इंजरी टू योर प्रॉपर्टी. देखो सिर्फ एग्जांपल है, सीरियसली मत लो. आपने मेरी बात को सीरियसली लिया है ना, बोले सर ऐसा गंदा काम करते हो आप. मैं भी तो देखो ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने किताब लिखी, तो मजाक की शुरुआत कहां से हुई उसमें मत जाओ. अच्छा अरे छोड़ो ना यार प्लीज. तो बेटा ये भी गलत काम है, आपने तो अच्छा काम किया ही है, बट ये गलत काम कर रहा है व्यक्ति. और दिस इज इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन. सर आपका कॉपीराइट है, आप ऑथर हो, आपका आप ही प्रिंट कर सकते हो, आपका पब्लिशर प्रिंट कर सकता, और तो कोई नहीं कर सकता ना. इफ somebody else does that and you don't get royalty, तो this is injury to you, injury to your property, and this contract is unlawful. अगर यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है किसी प्रकार का, तो उसका ऑब्जेक्ट इज इंजरी टू प्रॉपर्टी एंड दैट इज अनलॉफुल. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. एन एग्रीमेंट टू प्रिंट ए बुक इन वायलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट. किसी दूसरे के कॉपीराइट के अगेंस्ट में बुक को प्रिंट करना, किसी के कॉपीराइट के वायलेशन में बुक को प्रिंट करने का एग्रीमेंट इज unlawful, as the object is injury to property of another. हम दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंजरी टू प्रॉपर्टी हो रही है बच्चों, और ये फॉरबिडन बाय लॉ भी है, कॉपीराइट लॉ में भी फॉरबिडन है. तो मित्रों इस प्रकार से अनलॉफुल क्या क्या है. अनलॉफुल इज लाइक जो लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है. अनलॉफुल इज लाइक लॉ ने प्रोहिबिट शायद नहीं किया है, बट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज उसको बेसिकली
लॉ को डिफीट करना चाहते हैं. फ्रॉडुलेंट है, द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉड. इंजरी टू अ पर्सन है, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज इंजरी टू अ पर्सन और इज प्रॉपर्टी. सेकेंड, a promise to repay his debt by doing manual labor or interest at an exorbitant rate in case of default. तो देखो लोन हुआ और लोन के बदले में बंदा पेमेंट कैसे करेगा? मैनुअल लेबर करके. और अगर ये काम नहीं करेगा तो वेरी हाई इंटरेस्ट पे करेगा, वेरी हाई, बहुत ज्यादा. तो देखो बेटा ये इलीगल है. सर isn't it looks like slavery? क्या ये स्लेवरी नहीं है? स्लेवरी मतलब दास प्रथा. सर ये तो नहीं हो सकता ना. गुलाम बनाने की कोई परंपरा भारत में बहुत बरसों पहले होती थी और इंसान गुलाम बनाए जाते थे और वो आजीवन गुलाम रहते थे, स्लेव्स रहते थे. बट अभी ऐसा कुछ नहीं है. इंसान आजाद है. इंसान खरीदा बेचा नहीं जा सकता, उसको दास नहीं बनाया जा सकता. ऐसा कोई कानून नहीं है बच्चों. लोन दिया इसने और बदले में ये काम करेगा और नहीं कर पाया तो वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, मतलब काम करना ही पड़ेगा. तो दिस इज इलीगल. ये स्लेवरी है बच्चों. इंजरी टू दिस पर्सन भी है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ भी है, वॉइड है, हर तरीके से वॉइड है बच्चों. इट इज वॉइड फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल. ओके, तो चलिए कहां तक कवर हो गया? फॉरबिडिंग हो गया, डिफीट हो गया, फ्रॉड हो गया, इंजरी हो गया. अब हम डिस्कस करेंगे इमोरल, अनैतिक. बेटा कल भी मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को. और एक लड़की की शादी हो गई थी, याद है? और उसके बाद कोई बंदा उससे कह रहा कि ये पैसे ले लो और अपने हस्बैंड से लड़ाई करके डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी करो. सो दिस इज इमोरल. ये बच्चों अनैतिक कार्य है, घोर अनैतिक, मतलब गिरी हुई हरकत. अब और क्या कहूं मैं, आप समझदार हो, आप लोग भी बड़े बच्चे हो, ये सब बातें समझते हो. तो बेटा सीधे इन्होंने भी एग्जाम्पल दिए हैं और इस प्रकार की एग्जाम्पल्स इमोरल है. पहला एग्जाम्पल है ए लैंडलॉर्ड, ठीक है, मकान मालिक, और इसने अपना घर, हाउस रेंट पे दिया है. किसको दिया है? नोइंगली लेड टू ए प्रोस्टिट्यूट. ठीक है सर, ये गाना वाना गाती हैं अपना, मतलब जैसे आपने मूवीज में देखा होगा पुराने जमाने की, तो वो वहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, लाइक एक जगह पे एक बंदा तबला बजा रहा है, एक हारमोनियम बजा रहा है, एक मैडम डांस कर रही हैं और एक भाई साहब वहां बैठे हुए अपना पी रहे हैं, ठीक है, नहीं वाह वाह कर रहे हैं, नोट उड़ा रहे हैं. ऐसा मूवीज में हो सकता है, देखा हो. अभी ये जो मैडम है बच्चों, ये गाना वाना गाती है एंड सो ऑन. अब देखो इलीगल है ये सब एक्टिविटीज, इट इज एब्सोल्युटली इमोरल. ओके, एंड इसको इन्हें घर किराए पे दिया कि तुम अपना बिजनेस यहां पे करो. तो ये इसका ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? इलीगल, इमोरल. और बच्चों रेंट रिकवर नहीं कर सकता. A landlord cannot recover the rent of house let to a prostitute who carries on her vocation there. सर immoral है ये, immoral, अनैतिक. नेक्स्ट सर, ये वही वाला एग्जांपल है जो कल मैंने दिया था कि एक व्यक्ति ने एक दूसरी महिला को पैसे दिए टू इनेबल हर टू ऑब्टेन ए डिवोर्स फ्रॉम हस्बैंड. अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लो और इससे शादी कर लो. छी, कैसे गंदे लोग हैं. तो इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों सब अनैतिक हैं, इमोरल हैं एंड दे आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. यस, अनलॉफुल है.
ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी, आप बताओ बेटा, मेरे हिसाब से तो वॉइड होगा। चलो अब आता है पब्लिक पॉलिसी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी? तो देखिए, पब्लिक पॉलिसी का मतलब है कुछ चीजों को पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में प्रोहिबिट किया है सर, जो कि बेसिकली गलत है, तो उसको पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। और ऐसे एग्रीमेंट्स पब्लिक पॉलिसी कहलाएंगे बच्चों। और आप देखो 1 by 1 इसमें पॉइंट्स हैं, तो हमें उन पॉइंट्स को ही समझना है मेनली कि क्या क्या पॉइंट्स हैं विच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या चीजें दी हुई हैं बेटा? तो देखिए, पहला है, कहां लिखें, इधर लिखते हैं। तो जो पब्लिक पॉलिसी है अनलॉफुल के अंदर है बच्चों, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट सफर हो रहे हैं। तो पब्लिक पॉलिसी में सबसे पहला पॉइंट आता है एग्रीमेंट विद या ट्रेडिंग विद एनिमी। सर, इफ ए कंट्री इज एट वॉर, अगर किसी देश से हमारा वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और हमारे देश का कोई बंदा उस दूसरे देश के जिससे लड़ाई चल रही है एग्रीमेंट करता है, तो दैट इज ट्रेडिंग विद एनिमी, और ये गलत हो जाएगा। सर, एनी ट्रेड विद पर्सन ओइंग एलिजियंस टू ए गवर्नमेंट एट वॉर विद इंडिया, मतलब भारत से युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और उसके साथ में आप ट्रेड करते हो, तो भैया ऐसा ट्रेड वाइड होगा, ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा, क्योंकि दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सर, जनता के हितों के खिलाफ है। सोचो, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई बच्चों। सर, मैं अटक इसलिए रहा हूं कि अभी ये बोर्ड मेरा बड़ा पवित्र है बच्चों, और पाकिस्तान लिखकर मैं इसको खराब नहीं करना चाहता, तो मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, ये पाकिस्तान लिखा। ओके, नाउ इन दोनों की लड़ाई हो गई, वॉर चल रही है, बहुत सही। अब भारत में एक मिस्टर एक्स है, और ये पाकिस्तान को बेटा गन सप्लाई कर रहे हैं, गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं। इजंट इट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी? सर, क्या ये जनता के हितों के खिलाफ नहीं है? ये देश के खिलाफ नहीं है? इट इज अनलॉफुल, इट इज इलीगल। देखो, बाकी सजा अलग है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड कर देंगे, यहां तो वाइड हो गया, रिमेनिंग अभी इस पे बहुत लंबी सजा है। नेक्स्ट, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। सर, एन एग्रीमेंट टू स्टिफल मीन्स बचना उससे, टू अवॉइड द प्रोसिक्यूशन फॉर एन अनकंपाउंडेबल। अनकंपाउंडेबल का मतलब है सीरियस किस्म का, जिसको कंपाउंड नहीं किया जा सकता, मतलब विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते। तो एन एग्रीमेंट टू अवॉइड प्रोसिक्यूशन फॉर ए सीरियस ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध, इज वॉइड, it is unlawful. Sir, an agreement to stifle prosecution, an agreement to present proceedings already instituted from running their normal course using force, that is perversion or abuse of justice. तो ये बच्चों न्याय को अब्यूज करना हुआ, therefore this is void.
प्रिंसिपल इज वन शुड नॉट मेक ट्रेड ऑफ फेलोनी. ट्रेड ऑफ फेलोनी मतलब न्याय का ट्रेड, न्याय का व्यापार, ये नहीं होता. कॉम्प्रोमाइज ऑफ पब्लिक ऑफेंस इज इलीगल. कॉम्प्रोमाइज ऑफ पब्लिक ऑफेंस इज इलीगल. वॉइड होगा बच्चों, नहीं कर सकते. सर अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस दिए हुए हैं. सर ये ऑफेंस की स्पेलिंग ठीक कर लेना, यू बन गया डबल एफ की जगह. तो कुछ ऑफेंस कंपाउंडेबल है. कंपाउंडेबल का मतलब कंप्रोमाइज हो सकते हैं. सर आपने कोई आपसे नुकसान हो गया किसी की प्रॉपर्टी का, ठीक है भाई पैसे दे दो. इसमें ये जरूरी नहीं कि जेल जाना ही पड़ेगा, वो कंपाउंडेबल है. उस ऑफेंस को पैसे देके निपटाया जा सकता है, तो उसकी कंपाउंडिंग वैलिड होती है, कोई दिक्कत नहीं है. सर जी मैं समझता हूं क्लियर होगा. और कंपाउंडेबल अगर ऑफेंस है, कैसी ऑफेंस है? कंपाउंडेबल. और तब तो एग्रीमेंट वैलिड है, क्योंकि उससे हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं. कंपाउंडिंग मीन्स कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता और फिर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन है और वाइड होगा. लाइक मर्डर किया, अब वो 10 लाख रुपए देके मर्डर को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो ये स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन है, वाइड है. लाइक किसी से किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, एक बंदे से दूसरे का फोन टूट गया गलती से, भैया ज्यादा से ज्यादा क्या है, फोन के पैसे ले ले यार, दूसरा फोन ले ले, है जेल जाना, फांसी लगवाओगे इसको. ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसने पैसे लेके कंपाउंड कर लिया, दिस इज वैलिड एग्रीमेंट, इसमें प्रॉब्लम नहीं है. कंपाउंडेबल क्या है, नॉन कंपाउंडेबल क्या है, वो उसमें लॉ में दिया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ओके, अगली हेडिंग है मेंटेनेंस एंड चैम्पारिटी. अब बच्चों इसके आगे का कल करेंगे, पहले इतना समझ लो, अच्छे से पढ़ लो. कोई डाउट्स हो तो मेरे को बताना, फिर वी विल डिस्कस दैट, और फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों. ओके, अगली मुलाकात कल करेंगे. नमस्ते.